So I'll be starting today's lecture, which will be considered as lecture 2 of week 5 because it's our second session. And today I'll be discussing prerequisites for drafting a pre-arrest bail application. एक बेल, अगर हमने बेल का कॉन्सेप्ट जो है जिसमें हमारा गेस्ट लेक्चर था कैसे नजीर सिप्रा साहब का, जिसमें उन्होंने आपको समझाया ओवरऑल बेल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर उसकी काइंड से जनरली प्री अरेस्ट और पोस्ट अरेस्ट बेल हम सुनते हैं। इसके अलावा ट्रांजिटरी और प्रोटेक्टिव बेल का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने आप सब शेयर किया। अब जब कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया, प्रैक्टिकली आप इसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं कि आपके पास क्लाइंट आता है या फिर उस पे एफआईआर कट गई है, या तो वो गिरफ्तार हो चुका है या अभी नहीं हुआ और वो बेल चाहता है। अगर अभी नहीं हुआ, अरेस्ट नहीं हुआ, तो उसके लिए आप क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे? आप प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन जो है वो उनको सबमिट कराएंगे। कहाँ पे कराएंगे? प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन हमेशा सेशन कोर्ट में होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस ये करना है कि एक तो ये एप्लीकेशन जिसको पिटिशन कहा जाता है, वो कहाँ कैसे ड्राफ्ट होगी, उसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, जनरल ग्राउंड्स क्या होंगे, और कौन सी प्रोविजंस इससे क्लोजली रेलेवेंट है क्रिमिनल लॉ के अंडर अगर हम इसको देखें। आपको प्रीवियस लेक्चर में ये स्लाइड पहले भी शो हो चुकी होगी। मेनली अगर आप बेल का कॉन्सेप्ट पढ़ें तो ये चैप्टर 39 बनता है सीआरपीसी का, जिसमें सेक्शन 496 से सेक्शन 502 इंक्लूड है। लेकिन जो इसके बहुत फेमस सेक्शन है जो आप जनरली सुनते हैं, 497 पोस्ट अरेस्ट बेल, 498 प्री अरेस्ट बेल। तो वैसे मैं पहले अक्सर कंफ्यूज हो जाती थी, लेकिन मैंने भी इस तरह याद रखा हुआ है कि है तो प्री अरेस्ट लेकिन सेक्शन इसमें बाद वाला है। सेक्शन 498 जो है वो रिलेटेड है प्री अरेस्ट बेल से, और 497 पोस्ट अरेस्ट बेल से। फिर हमारे पास जनरली 497 की एक मेन प्रोविजन बहुत ज्यादा यूज होती है, कैंसिलेशन ऑफ बेल की बात की जाए तो 497(5) है। लेकिन आज का लेक्चर मेनली प्री अरेस्ट बेल पे, तो हम उसको ही डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले प्लेन रिटन स्टेटमेंट के एसेंशियल्स बताए थे, तो आज जो है इस एप्लीकेशन या पिटिशन के फॉर प्री अरेस्ट बेल जो कि हम अंडर सेक्शन 498 सीआरपीसी के फाइल करते हैं, उसके भी मैंने इसी तरह पॉइंट्स बनाए हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इन केस आपको समझ नहीं आ रहा कि ड्राफ्ट कैसे करना, करें ये पॉइंट्स भी आपको याद हैं तो भी आप एक अच्छा ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं, प्रैक्टिकली भी एकेडमिकली भी। ठीक है, सबसे पहले टाइटल ऑफ द कोर्ट होगा इन द कोर्ट ऑफ। अब मैंने आपको बताया कि प्री अरेस्ट बेल हमेशा सेशन कोर्ट में लगेगी, तो इन द कोर्ट ऑफ सेशन जज, जहाँ का भी इस्लामाबाद का है, रावलपिंडी का है, वहां पे। फिर नीचे जैसे हम सिविल सूट नंबर लिखते थे सिविल केसेस में, प्लेंट वगैरह में, यहाँ पे बेल एप्लीकेशन नंबर या क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर होगा, वो भी जो है बिल्कुल राइट कॉर्नर में। आपको मैं ड्राफ्ट से भी दिखाऊंगी, लेकिन जनरली अभी बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में एक इमेज बनता जाए। फिर यहाँ पे पिटिशनर होता है। ठीक है, पिटिशनर जो एक्यूज्ड होगा वो भी हो सकता है, उसका फिर हम पर्टिकुलर्स रखेंगे, पेरेंटेज उसके क्या के, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, और एड्रेस। फिर वर्सेस होगा, और जो है दूसरी पार्टी आ जाएगी, वो कंप्लेनेंट भी हो सकती है। ठीक है, और इसे हम रिस्पोंडेंट भी कहेंगे। और जनरली क्रिमिनल केसेस में स्टेट वर्सेस या सादिया वर्सेस स्टेट, इस तरह से जो है वो स्टेटमेंट होती है। एक पार्टी हमेशा स्टेट होगी, जो हम उर्दू में सरकार बनाम या बनाम सरकार इस तरह से लिखा होता है, तो ये इस तरह से पार्टीज होंगी। क्रिमिनल केसेस में इसी तरह से साइटेशन साइट होती है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे दो पार्टीज के नाम तो क्यों नहीं है, यहाँ पे एक साइट पे स्टेट ही होगी। ठीक है, फिर एफआईआर की इंफॉर्मेशन कि आप जिसके लिए जो एफआईआर कटी है उसके लिए आप प्री अरेस्ट लिख रहे हैं या पोस्ट अरेस्ट लिख रहे हैं, जरूरी है कि एफआईआर हो। तो इस एप्लीकेशन में आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उस एफआईआर में से जो उन्होंने पुलिस ने काटी, आपको क्या चीजें जरूरत है? 4 चीजें ज्यादा जरूरी है। एक एफआईआर नंबर जो इनके रजिस्टर में से ही होगा, लिखा होता है, फॉर एग्जांपल 198 है इस मंथ की /2021 में एफआईआर नंबर दिस है। डेट होगी किस दिन कटी, क्या क्या सेक्शन लगे उस पे, क्या क्या ऑफेंसेस उसके अगेंस्ट जो हैं वो उन्होंने फ्रेम किया, और किस पुलिस स्टेशन में है, किस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन बनती है। क्योंकि पुलिस स्टेशन का लिखना इसलिए भी जरूरी है कि अगर उसकी हदूद में नहीं हुआ और फिर भी उन्होंने एफआईआर काटी है, तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है बेल का। ठीक है, फिर टाइटल आ जाएगा। टाइटल कैसे होगा? जो जैसे हम सिविल में लिखते थे
सूट फॉर, यहाँ पे होगा टाइटल एप्लीकेशन या पिटिशन का, पिटिशन फॉर प्री अरेस्ट बेल अंडर सेक्शन दिस। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू भी आपको दिखाई जाएगी। अभी आप अपने माइंड में एक स्केच बना लें। फिर उसी तरह से रिस्पेक्टफुली श्वेत लिखेंगे और ब्रीफ फैक्ट्स लिखेंगे। ठीक है, ब्रीफ फैक्ट्स लिखते हुए हम जब स्टोरी थोड़ी सी नरेट करेंगे, थोड़ा सा एक सीक्वेंस में कोहेरेंस के साथ फैक्ट्स लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि हमने एफआईआर की कॉपी नेक्चर की है। अगले बंदे को या कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि आप किस पे रिलाई कर रहे हैं? आप बातें तो कर रहे हैं, एफआईआर नंबर दिस है, पुलिस स्टेशन दिस है, डेट ये है, लेकिन उसका ओरिजिनल ड्राफ्ट किधर है? तो वो भी लगाना एज एन एनेक्स्चर मस्ट है, अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है। और इसके अलावा फ्यू इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स होंगे, वो हम जरूर मेंशन करेंगे। प्रेयर होगी, डेट होगी और एफिडेविट होगा। अब आपके साथ एक स्लाइड शो होगी जो कि मैंने खुद हैंड रिटन ये लिखे हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये जनरली यूज होते हैं उर्दू के वर्ड्स जनरल प्रैक्टिस में, कचहरी में। प्री अरेस्ट बेल है तो हम जैसे एकेडमिकली इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन नॉर्मली कोई क्लाइंट भी आता है या कचहरी में यूज होता है दरखास्त कबल अज गिरफ्तारी। पिटिशनर है, अब प्लेंटिफ डिफेंडेंट था तो मुद्दई मुद्दा अलय था। पिटिशनर रिस्पोंडेंट है तो साइल मसूल अलय। अगर ये उर्दू का ड्राफ्ट आप कहीं देखें तो ये वाली टर्म्स होंगी। स्टेट सरकार, वर्सेस को बनाम लिख देते हैं, प्रेयर में की हेडिंग की जगह वो इस्तदा लिख देते हैं। वेरिफिकेशन को जनरली पता भी होता है, नहीं भी पता तो ये आपकी आसानी के लिए, जो सीनियर हैं जूनियर्स हैं, बट सब स्टूडेंट्स को ये हेल्प करेगा। वेरिफिकेशन को तस्दीक कह देते हैं, एफिडेविट को बयान हल्फी और डेफिनेट को अल मुहल्लिफ। अब एक बात कि क्रिमिनल पिटिशन, जहां पे पिटिशन हो या एप्लीकेशन हो, एक बात आपने याद रखनी है कि वहां पे क्रिमिनल पिटिशन एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट मस्ट होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने याद रखनी है। अब मैं इसको शेयरिंग को स्टॉप करके नेक्स्ट आपको ड्राफ्ट दिखाती हूँ। इसी सीक्वेंस को आप अगर थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ड्राफ्ट में भी एज इट इज सीक्वेंस फॉलो हुआ गया है, किया गया है प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन में। सो आई हैव प्रिपेयर्ड 2 ड्राफ्ट्स। जो ये पहला है, ये सैम्पल 2 है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रिसाइज है तो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि टाइटल होगा, और प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन है तो किस में होगी? सेशन कोर्ट में होगी। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इन द कोर्ट ऑफ लैंडेड सेशन जज इस्लामाबाद। ठीक है, उसके बाद जो है पार्टी या पिटिशनर होगा, तो आपने क्या उसका नाम लिखना है, पेरेंटेज मतलब सन ऑफ, और फिर रेजिडेंट उसका एड्रेस लिखना है कहाँ का है, वर्सेस ठीक है दिस स्टेट। एक पार्टी स्टेट होगी क्रिमिनल लॉ में। अब जो है यहाँ पे देखिए इन केस, अब दो तरह से, एक ये ड्राफ्ट आप देखिए, एक मैं आपको और ड्राफ्ट दिखाऊंगी जिसमें टाइटल थोड़ा सा डिफरेंट करके भी लिखा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ इन केस एफआईआर नंबर दिस डेटेड दिस ऑफेंस अंडर सेक्शन 489F पीपीसी। ये पीएस स्टैंड्स फॉर पुलिस स्टेशन बाराकाऊ सादी इस्लामाबाद। आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, लेट मी चेक। अभी बेहतर है? जी अब ठीक है, आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन रिक्वायरमेंट है हमारे पास 4 चीजें ही हैं, एफआईआर नंबर, डेटेड ऑफेंस, पुलिस स्टेशन। अब ये हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली इस तरह से उधर जा रहा है। अगर हम इसे वर्टिकली भी लिख सकते हैं, रिक्वायरमेंट तब भी हमारी 4 चीजें होंगी। नीचे हम टाइटल दे देंगे पिटिशन अंडर सेक्शन 498 फॉर प्री अरेस्ट बेल। उसके बाद मैंने आपको बताया ये टाइटल हो गया हमारा, रिस्पेक्टफुली श्वेत लिखा है, फिर आपने स्टोरी नरेट की है, ब्रीफ फैक्ट्स लिखे हैं। ब्रीफ फैक्ट्स के बाद थोड़े से ग्राउंड्स लिखना है। ब्रीफ फैक्ट्स, क्रिमिनल एप्लीकेशंस, वो प्री अरेस्ट हो, पोस्ट अरेस्ट हो, कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन हो, ये बहुत सिंपल होती हैं। अगर आपके पास कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स केस है तो आप उसमें से या अपील की स्टेज पे है या कुछ और ग्राउंड्स आपने बहुत एक्सटेंसिवली नरेट करने हैं क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स केस है, तब ये थोड़ा सा लेंथी होती हैं। अदरवाइज ये बहुत सिंपल होती हैं। और इधर से आपको अभी पता भी चल जाएगा कि अगर हम इसके ब्रीफ फैक्ट्स जनरली देखते हैं तो क्या लिखते हैं, that the petitioner has been falsely involved in the captioned case. The petitioner is absolutely innocent in the instant case and has been trapped by the police only to harass and humiliate him. The petitioner seeks bail on the following amongst other grounds. Copy of FIR is attached for kind perusal of this honorable court. ठीक है, कि पिटिशनर जो है उसको दबाव डालने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, हरासा करने के लिए, ये उसके खिलाफ जो है वो क्रिमिनल जो
सॉरी एफआईआर काटी गई है जिसकी कॉपी अटैच है, और पिटिशनर के पास सर्टेन ग्राउंड्स है जिसकी बेसिस पे वो बेल चाहता है ताकि अरेस्ट वो उसको ना किया जाए। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूं, प्री अरेस्ट बेल कि जनरल कॉज ये भी होता है कि आपकी रेपुटेशन खराब होगी, आप अरेस्ट होने से पहले ही जो है कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन दे देते हैं कि हमें अरेस्ट ना किया जाए। आप उसमें ये भी ग्राउंड ले सकते हैं कि हमारी रेपुटेशन खराब है, लिबर्टी कर्टेल हो जाएगी। साथ ही साथ आप कोर्ट को ये गारंटी भी देते हैं कि जब जब आप बुलाएंगे हम हाजिर हो जाएंगे, लेकिन अभी जो है हमें ये बेल ग्रांट की जाएगी। ये जनरली एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको कॉमन सेंस की बात, अगर ओवरऑल कॉन्सेप्ट को देखें तो इसमें क्या चीजें होंगी। फिर यहाँ पे ग्राउंड्स कुछ मेंशन है जो हम इसके एक दफा देख लेते हैं वन बाय वन। पहला ग्राउंड ये है दैट द पिटिशनर इज क्वाइट इनोसेंट एंड हैज नथिंग टू डू विद द एलिज्ड ऑफेंसेस। जो ऑफेंसेस एफआईआर में लिखे हैं, ऊपर आपने टाइटल में लिख दिया, जबकि ऑफेंस ये है, डेट ये है, एफआईआर नंबर ये है, तो यहाँ पे उन्होंने रिपीट नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो अलेज ऑफेंसेस हैं उनसे इसका कोई लेना देना नहीं, ये इनोसेंट है। दैट द अलेज ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 489F का ऑफेंस जो है इसके अगेंस्ट लगा था डज नॉट अट्रैक्ट टू द प्रेजेंट पिटिशनर स्लैश एक्यूज दैट द पुलिस विद मेलाफाइड इंटेंशन एंड अल्टीरियर मोटिव। ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं, आप लोगों को भी करने चाहिए लिखते हुए, पढ़ते हुए भी अच्छा लगता है, लिखे हुए भी आपका जो मेन बात है वो कवर हो जाती है इससे। that the police with the malified intention and ulterior motive is supposed to arrest the petitioner besides the fact that petitioner accused has no concern with the alleged offense। कि उन्होंने फॉर मेलाफाइड इंटेंशन अल्टीरियर मोटिव है सेल्फ नरेटेड फैक्ट्स लगा के उन्होंने एफआईआर झूठी एफआईआर काटी गई है, बेसिकली उसकी तरफ इशारा करना चाह रहे हैं। that the petitioner accused has no nexus with the offense, उसका कोई कनेक्शन नहीं है, नेक्सस का मतलब ये है, which has been falsely been lodged against him, that in the instant case no evidence is available on record which could connect the petitioner accused with the commission of alleged offense। के रिकॉर्ड भी कोई बात नहीं है, कोई इसका कनेक्शन भी नहीं है, और इनकी मेलाफाइड इंटेंशन और अल्टीरियर मोटिव्स हैं जिसकी वजह से ये एफआईआर के अगेंस्ट है। that the case against the petitioner accused is one of further inquiry, इसमें फर्दर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की जाए, इसमें कोई और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। that the petitioner accused is ready to submit solvent surety। श्योरिटी जो है ना जमा कराई जाती है कोर्ट में, वो प्री अरेस्ट पोस्ट अरेस्ट दोनों के केसेस में होती है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे ग्रांटेड प्री अरेस्ट बेल, हम प्री अरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे मुझे प्री अरेस्ट लिखना चाहिए था। दैट इज सेटिस्फेक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट इफ ग्रांटेड द प्री अरेस्ट बेल। उसके बाद प्रेयर, प्रेयर मैंने आपको बताया उर्दू में आप इस्तदा भी कह सकते हैं। तो वो क्या लिखते हैं, जनरल बहुत सिंपल प्रेयर होती है इसकी, इसमें थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। मैं आपको अभी एक और ड्राफ्ट दिखाऊंगी जिसमें मैंने थोड़ा सा डिफरेंस जो है उसमें है, तो मैंने आपको दो ऑप्शंस रखे हैं कि आप इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं, इस तरह भी। लेकिन मोस्ट सिंपल अगर ड्राफ्ट देखा जाए, जो बहुत बिगिनर्स के लिए अगर वो ड्राफ्ट कर रहे हैं उनको समझ आने के लिए, तो उसमें दो मेन बातें आपने लिखी हैं। इट इज देयरफॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट इंस्टेंट पिटिशन भी काइंडली भी एक्सेप्टेड। जो मैंने ये एप्लीकेशन लिखी है सिंपल सी, इसमें जो ग्राउंड्स हैं मतलब उनको माना जाए कि मैं काइंडली भी एक्सेप्टेड एंड पिटिशनर एक्यूज में ग्रेशियसली भी एडमिटेड टू प्री अरेस्ट बेल टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द इंस्टेंट केस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। उसके बाद पिटिशनर के साइन होंगे, यहाँ पे अंगूठा लगवाएंगे, कभी आप खुद उनके साइन नहीं करेंगे। उसके बाद थ्रू काउंसिल जो भी काउंसिल होगी, वो अब्दुल मनान है, एडवोकेट हाई कोर्ट इस्लामाबाद, सैफ है, कुछ जो भी नाम होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन या पिटिशन हो तो उसके साथ एफिडेविट क्या है, मस्ट है। तो एफिडेविट में ऊपर वाला पार्ट आप देखें तो ऑलमोस्ट सेम होगा, टाइटल, पार्टीज का नाम का सीक्वेंस भी सेम होगा, जो कोर्ट का टाइटल, कोर्ट नेम जिसको हम कहते हैं, पार्टीज का नाम, टाइटल का सीक्वेंस भी सेम होगा। बस होगा क्या कि यहाँ पे आपने एफिडेविट लिखा है, इसके बाद आपने आई जो भी पर्सन होगा, फॉर एग्जांपल जिसके खिलाफ है, ये पर्सन है जिसके खिलाफ एफआईआर, आप उसका नाम लिखेंगे। अगर जो भी है, फॉर एग्जांपल अज्यूम कर ले सादिया तनवीर डॉटर ऑफ हो जाएगा, ठीक है, वो बाब अली है तो सन ऑफ दिस, रेजिडेंट ऑफ दिस, डू हेयर बाय सॉलेमली अफर्म एंड डिक्लेयर एज अंडर। जनरली जब मैं एज अ स्टूडेंट थी और ड्राफ्टिंग भी पढ़ते थे या पेपर में आता था, मैं ये वर्ड भूल जाती थी, डू हेयर बाय सॉलेमली अफेयर। एफिडेविट में बना देती थी, मार्क्स भी मिल जाते थे क्योंकि टीचर वो इतना गौर नहीं कर रहे थे, ऊपर ओवरऑल फ्रेमवर्क स्केच देख रहे थे। लेकिन मुझे पता था, मुझे हमेशा ये लाइन भूल जाती थी। एफिडेविट अपनी तरफ से मैं बना रही हूँ, हेडिंग भी दे रही हूँ, लेकिन डू हेयर बाय सॉलेमली अफर्म एंड डिक्लेयर एज अंडर, ये वाला पॉइंट मैं भूल जाती थी, जो कि बहुत जरूरी है एफिडेविट के लिए।
और उसके बाद उन्होंने सिंपली से लिखा है दैट द कंटेंट ऑफ द अबव कैप्शन्ड पिटिशंस आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ एंड नथिंग हैज बीन कंसील्ड। यहाँ पे डेपोनेंट, जिसको उर्दू में अल मुहल्लिफ भी कहेंगे, एफिडेविट को बयान हल्फी भी लिखा जा सकता है, ये उर्दू में लिखी जा रही है। तो यहाँ पे आपकी प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन जो है सिंपली जो है वो एंड हो जाती है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे पॉज लूँ और मैं आपसे दूसरा जो है सैंपल शेयर करूँ, सो हियर इज अनदर ड्राफ्ट जिसमें मेन चीजें जो टाइटल है कोर्ट का वो सेशन जज ही है, बेल एप्लीकेशन नंबर ये राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर पार्टीज होगी, पिटिशनर का नाम एम सन ऑफ दिस रेजिडेंट ऑफ दिस, ये पिटिशनर हो गया। कॉर्नर पे आपने लिखा है, उसको बोल्ड कर सकते हैं आप, वर्सेस द स्टेट। अब मैंने आपको बताया कि उस सैंपल में हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ था, आप जनरली ये वर्टिकली भी इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे आपको प्रेजेंटेबल लगे। अगर मैं लिखूंगी तो जनरली मैं इस प्रोसीजर को फॉलो करती हूँ, मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप उसको भी फॉलो कर लें तो कंटेंट चीज़ें पूरी होनी चाहिए, एफआईआर नंबर, डेट, ऑफेंस, पुलिस स्टेशन, ठीक है। पुलिस स्टेशन के साथ ही आप एरिया लिख दे तो आपको डिस्ट्रिक्ट अलहदा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप टाइटल देंगे पिटिशन अंडर सेक्शन 498 सीआरपीसी फॉर बेल बिफोर अरेस्ट। प्री अरेस्ट बेल लिख दें या बेल बिफोर अरेस्ट एक ही बात है, अरेस्ट करने से पहले आप एक पिटिशन दायर कर रहे हैं। प्री अरेस्ट है तो 498, पोस्ट अरेस्ट है तो 497, किसका? सीआरपीसी का, ठीक है। टाइटल में मैंने आपको बताया, और यहाँ पे मैंने ये जो रेड लिखा है आपने ये दोनों चीजें नहीं लिख देनी, ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। और यू मे राइट इट एज, या ऊपर वाला प्रोसीजर फॉलो कर ले या नीचे वाला, कि आप एक कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। पिटिशन अंडर सेक्शन 498 सीआरपीसी फॉर बेल बिफोर अरेस्ट इन केस FIR number this, dated this, under section this, police station this, ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्टफुली श्वेत, और उसके बाद आपने कुछ फैक्ट्स लिखे, ठीक है। ये अब थोड़ा सा लेंथी ड्राफ्ट है, इधर से आपको थोड़ा से और डिफरेंट तरीके की एक सैंपल जो आपसे ये शेयर किया जा रहा है। फैक्चुअल रिज्यूम ऑफ द मैटर इज दैट, वो वाला सिंपल था जो जनरली सब फॉलो करते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आपकी ड्राफ्टिंग के वर्ड्स जो है एक तो लीगल होने चाहिए और थोड़ा सा डिफरेंस नजर आना चाहिए, जिससे पता चले कि आपकी स्किल्स जो है ज्यादा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू अनदर पर्सन। सो इसका स्टार्ट भी आप थोड़ा सा देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। फैक्चुअल रिज्यूम ऑफ द मैटर इज दैट कंप्लेनेंट लॉज अ कंप्लेंट बिफोर द लोकल पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेटिंग देयर इन द एलिगेशन अगेंस्ट द पिटिशनर। वो थोड़े से फैक्ट्स बता रहा है, ब्रीफ फैक्ट्स, कि हुआ क्या था, कि कंप्लेंट लॉज हुई, ठीक है, बिफोर द लोकल पुलिस, स्टेटिंग, उसमें क्या लिखा हुआ था, स्टेटिंग देयर इन द एलिगेशन अगेंस्ट द पिटिशनर, देयर आफ्टर द अबव सेड एफआईआर वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड। और उसकी कॉपी जो है एफआईआर इज अपेंडेड हेयर विद, एनेक्स्ड हेयर विद, अटैच्ड हेयर विद, सिर्फ एक ही बात है, with the petition for kind perusal as annexure A। और annexure A को बोल्ड किया गया, आप इस चीज को भी गौर करें, ये पूरी लाइन भी बोल्ड हो सकती थी ताकि पता चल जाए कि हाँ annexure लगा हुआ है। क्योंकि अगर लेंथी है, annexure ज्यादा हुए और आप बाद में देखें तो आप बोल्ड करेंगे तो आपको पता होगा कि मेरे टोटल annexure कितने हैं, गिनने में भी और मार्क करने में भी, एक फाइल तैयार करने में भी आसानी होती है। असाइनमेंट्स में जनरली अगर आप ये बोल्ड कर दें तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। The next point है that the petitioner is an innocent person and nothing to do with the alleged offences and seeks bail before arrest inter alia on the following grounds। इन grounds की basis पे उसे bail before arrest चाहिए। पिछले में ग्राउंड्स की हेडिंग दे दी थी और नीचे 1 2 3 कर दिया था, यहाँ पे इन्होंने पॉइंट 2 के साथ कंटिन्यू किया और ग्राउंड्स लिख रहे हैं, और ग्राउंड्स को इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए ABCD की जो है इसको नंबरिंग दे दी है। तो आप इस तरह से ड्राफ्ट पे गौर करें, ड्राफ्ट आपको दिखाने का और 1 बाय 1 पढ़ के समझाने का मकसद ये है कि कल को आपने खुद तैयार करनी है तो आप वेट ना करें कि कहीं मुझे कोई पिक्चर मिल जाए मैं उसमें से देख के लिखूं, आप जनरली एक पिक्चर हो आपके माइंड में। मूविंग ऑनवर्ड्स टू द ग्राउंड्स, की ग्राउंड्स में क्या लिखते हैं कि दैट द पिटिशनर इज इनोसेंट एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन एंड प्रीवियसली नॉन कन्विक्टेड, कि इनोसेंट है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, इसमें पहले कोई ऐसी कन्विक्शन नहीं है। ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, कोई इस पे कन्विक्शन नहीं है, इनोसेंट पर्सन है, इस वजह से इसको प्री अरेस्ट बेल ग्रांट की जाए। नेक्स्ट है दैट द पिटिशनर इज इनोसेंट एंड हैज बीन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड इन द इंस्टेंट साइड एफआईआर, कि इसको झूठे दावे में मतलब झूठी एफआईआर में इम्प्लीकेट किया गया है।
तीसरी बात, that the registration of stated FIR is based on malafide and maybe misunderstanding on part of complainant as well as the police backed by the hidden factors. ठीक है कि मेलाफाइड है, इन्होंने अल्टीरियर मोटिव का वर्ड यहाँ पे यूज नहीं किया, तो आप मतलब देखिए आप मेलाफाइड का वर्ड यूज हुआ है किसी ना किसी सेंस में। तो मेन आपने क्या बताया कि इनोसेंट है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, नॉन कन्विक्टेड है, फॉल्सली इम्प्लीकेट कर दिया गया है, मेलाफाइड इंटेंशन थी, और या शायद मिसअंडरस्टैंडिंग की पार्ट पे जो बेसिस पे कंप्लेनेंट जो है वो, या कोई और हिडन फैक्टर्स है जिसकी बेसिस पे उन्होंने ये FIR के अगेंस्ट काटी है। दैट द पिटिशनर लुक अप, मतलब ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात है, इसको भी लिखने का एक फायदा ये है कि वो कह सकते हैं कि इसको बेल दे दें, जेल में ना डालें, अपनी इन्वेस्टिगेशन करते रहें, मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग है कंप्लेनेंट की बिहाफ पे जिसने कंप्लेन की है, या कोई और हिडन फैक्टर्स है। That the petitioner looks up to the court and its officer wants to see it on a high pedestal of dignity, compassion and justice tempered with mercy. ये जनरली बहुत टेक्निकल है, आप इस तरह के वर्ड्स जो है वो लिख सकते हैं, समझ भी जनरली आ रही होगी, लेकिन अगर आप नहीं भी लिखना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। That the allegation against the petitioner are concocted and contrary to the actual fact, जो एक्चुअल फैक्ट्स है उनको क्या किया गया है, उनमें उनको अगर आप के मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है, कंकॉक्टेड है, कॉन्ट्ररी है, जो एक्चुअल सिचुएशन थी, एक्चुअल फैक्ट्स है उसके अगेंस्ट है। अगला ग्राउंड क्या कहते हैं वो, दैट द पुलिस आर आफ्टर द अरेस्ट ऑफ petitioner is under imminent threat, पुलिस उसको ढूंढ रही है, उसको imminent threat है कि उसको पकड़ लेंगे। सो हैपन अगर ऐसा होता है तो उसकी जो उसको फिजिकल और मेंटल टॉर्चर फेस करना पड़ेगा, मे बी क्योंकि वो इसका बिजनेस सर्कल इतना बड़ा हो, और उसको फिर इरिपेरेबल लॉस होगा जिसकी वजह से उसकी डिफेमेशन हो सकती है, रेपुटेशन खराब हो सकती है, उसका बिजनेस बैडली अफेक्ट हो सकता है। तो ये अप्रीहेंशन है इरिपेरेबल लॉस की इन बिजनेस सर्कल एंड सोसाइटी, इस वजह से भी इसको बेल जो है वो ग्रांट की जाए, क्योंकि शुरू में उन्होंने बताया ये सिंपल ये ग्राउंड नहीं लिख सकते आप, लिखें कि मेरा बिजनेस सर्कल जो है उसमें इरिपेरेबल लॉस होगा, मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मुझे बेल दे दें, नहीं, वो ऊपर से फैक्ट्स लिखते आए हैं कि प्रीवियसली जो है उस पर कोई कन्विक्टेड नहीं है, डिग्निटी एंड कंपैशन है, कोई इसका प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, इनोसेंट पर्सन है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, और मेलाफाइड इंटेंशन है, मे बी फॉल मिसअंडरस्टैंडिंग है, पूरी स्टोरी बनाते आ रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने ये पॉइंट भी ऐड किया जो कि उनको बेनिफिट देगा। Next ground is that the provision of law as mentioned in the FIR does not attract in the instant criminal case on the basis of actual facts. That none of the offences fall within the prohibitory clause. Prohibitory clause ये होती है जहाँ पे bail as a मैटर ऑफ राइट, आपका राइट नहीं है, प्रोहिबिट कर रहा है लॉ जो इनको बेल नहीं देनी, तो आप मेंशन कर देते हैं कि ये उस प्रोहिबिटरी क्लॉज में जो ऑफेंस लगा वैसे FIR में फॉल नहीं करता। अगर आप फॉल करता है तो फिर क्या करें, बेल तो फिर भी प्री अरेस्ट ले सकते हैं, फिर आपने स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट ड्राफ्टिंग करनी है, आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द प्रेजेंट पिटिशनर इज रेडी टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, ये आप गारंटी कोर्ट को कहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगे जब जब चाहेंगे, और जो एडिक्वेट श्योरिटी है वो भी जमा कराएंगे, लेकिन हमें बेल जो है वो ग्रांट कर दी जाए। अब इसमें जो ड्राफ्ट में ग्राउंड्स हैं, तकरीबन इसमें इतने ज्यादा ग्राउंड है कि आप 3-4 एप्लीकेशन में डिफरेंटली आपको मिलेंगे, जो कि कंपाइल करके मैंने आपसे इसलिए शेयर कर दी ताकि आपको ये जब आपके साथ ये ड्राफ्ट शेयर होगा तो ये आपको हेल्प कर सकता है। फिर इसमें प्रेयर आ गई। अब प्रेयर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दूसरा ड्राफ्ट दिखाने जा रही हूँ जिसमें 2 तरह से मैंने बताने की कोशिश की कि आप किस किस तरह प्रेयर मेंशन कर सकते हैं, और ये बीच में जो रेड लाइन है ये भी इसी को इंडिकेट कर रही है। पहला जो है वो पैराग्राफ की फॉर्म में है, बात उसमें वही लिखी हुई है जो हमने पीछे पढ़ी थी। In the above mentioned circumstances, it is most respectfully या most humbly prayed that, इस स्टार्ट तो ऐसे ही करना है, और उसमें कहना क्या चाहते हैं कि that the instant petition में graciously be allowed या accept की जाए जो भी instant petition है, instant मतलब ये वाली petition जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम आप प्रेयर पे पहुंचे हैं, and petitioner may kindly be extended the concession of pre-arrest bail, आप एक्सटेंडेड द कंसेशन की जगह सिंपली लिख सकते हैं मे काइंडली बी ग्रांटेड बेल बिफोर अरेस्ट या प्री अरेस्ट बेल अकॉर्डिंग टू लॉ एंड फैक्ट्स ऑफ द केस। ये तो एक पैराग्राफ की फॉर्म है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है और यू मे राइट इट इन दिस वे एज वेल, किस तरह से आप लिख सकते हैं,
It is therefore most respectfully prayed that the petitioner may kindly be admitted to bail before arrest. Points पे लिख दिया. It is further prayed that ad interim bail may graciously be allowed till the disposal of the case for safe administration of criminal justice. बात सेम है लेकिन लिखने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. फिर हमारे पास आ गया पिटिशनर यहाँ पे लिखा, हम बोल्ड करके लिखेंगे, ऊपर उधर से उससे साइन कराएंगे और थंब इम्प्रेशन होगा. थ्रू काउंसिल, जो भी काउंसिल होगी उसका नाम, जो एडवोकेट हाई कोर्ट है या सिंपल है. जनरली हाई कोर्ट की, एडवोकेट हाई कोर्ट के बाद लोग अपना एड्रेस भी लिख देते हैं, कुछ ड्राफ्ट में मैंने देखा है, बट जरूरत नहीं है अगर फॉर्मली देखा जाए. फिर आपको मैंने बताया कि ऊपर वाला जो है कोर्ट का नाम, बेल एप्लीकेशन नंबर, पार्टीज का नाम और जो टाइटल है वो जो आप ऊपर आपने एप्लीकेशन में लिखा है पिटिशन में वो सेम रहेगा एफिडेविट बनाने के लिए, क्योंकि जहां भी एप्लीकेशन या पिटिशन की बात आएगी हमेशा उसके साथ एफिडेविट लगेगा. ये आपको पूछना ना पड़े किसी से कि लगेगा या नहीं लगेगा एफिडेविट. फिर वही जो भी पर्सन है, एज्यूम कर लें यही था हमारा पर्सन एफआईआर में, सैयद महमूद सन ऑफ दिस मोहम्मद असलम रेजिडेंट ऑफ दिस एरिया, डू हेयर बाय, ये लाइन तो आपने कभी नहीं भूली, डू हेयर बाय सॉलेमनली अफर्म एंड डिक्लेयर एज अंडर, ये भी तो बता दिया कि एफिडेविट है. और इसमें लिखते क्या है कि जो अबव मेंशन्ड कैप्शन पिटिशन है उसमें सारी बातें ट्रू लिखी हुई हैं और आपके कोर्ट से कुछ भी छुपाया नहीं गया. और उसके बाद डेपोनेंट के साइन, जो पिटिशनर होगा उसी से साइन करवाएंगे. वकील ने टोटल इसमें एक जगह ही साइन करना जहाँ पे लिखा हुआ है थ्रू काउंसिल. सो दिस वाज द ओवरऑल ड्राफ्ट. आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी. नहीं भी समझ आई तो आप फर्दर क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं और मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी. उसके बाद आपको एक मैं एफआईआर दूंगी, ठीक है, ओरिजिनल एफआईआर होगी एज एन असाइनमेंट. आपने उसको कंटेंट्स को देख के खुद एक प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन, समझे वो आपका क्लाइंट है, उसमें एफआईआर की कॉपी, मैं पुलिस वाली हूँ, मैं आपको एफआईआर की कॉपी दे रही हूँ, आपने उसके लिए प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन लिखनी है. ये आपकी असाइनमेंट होगी जो मैं अभी शेयर कर दूंगी, आज नहीं तो कल. उसका मैं थोड़ा सा टाइम भी दे दूंगी आपको, ठीक है. वैसे तो इतनी टफ बात नहीं है लेकिन क्योंकि आप लोगों को एंड टाइम पे ही काम करना होता है, थोड़ा सा डिले भी करना होता है, तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे दूंगी, ठीक है.